चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का जो टॉपिक है या आज का जो सेक्शन है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जो भी आईटीआर फाइल की जाती है पीजीपीपी की, मैक्सिमम इन सेक्शनों के साथ गवर्न होती है। तो अगर आज का जो सेक्शन आप कर लोगे तो आप मे भी अपनी आईटीआर खुद भी फाइल कर सकते हैं एज पर लॉ के हिसाब से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम आपके साथ जो सेक्शन बात करेंगे वो है सेक्शन 44 AB, सेक्शन 44 AB, सेक्शन 44 AD, सेक्शन 44 ADA एंड देन सेक्शन 44E। आज हम इन सभी सेक्शनों को एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। ये सेक्शन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कई बार लोग पीजीबीपी में खाली इसी टॉपिक को करा देते हैं और बाकी कोई भी टॉपिक उनके लिए रेलिवेंट नहीं रहता, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें इसी से ही हो जाती हैं तो उनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। बट एज पर द लॉ के हिसाब से हमें सारे सेक्शन पता होने चाहिए। वैसे इसकी इम्पोर्टेंट है, वैसे उन टॉपिकों की भी है। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसमें सबसे पहले आता है सेक्शन 44 AB, सेक्शन 44 AA, जो बात करता है कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ये सेक्शन हमें बताता है कि आप अपनी क्या करो, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करो। सेक्शन 44 AB बताता है कि आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी इन केसेस में। सेक्शन 44 AD, सेक्शन 44 ADA एंड सेक्शन 44 AE ये बात करता है प्रेजम्पटिव इनकम। इसके अंदर आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती। एक फिक्स अमाउंट दे दो कि मैं इतना का टर्नओवर है, मैं 8% अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करता हूँ, तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी करने की जरूरत नहीं होगी। ये तो हमने ओवरव्यू दे दिया और अब हम बात करते हैं इसकी डिटेल। इसमें सबसे पहले आता है सेक्शन 44 AA, जो बात करता है कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसको आप दो पार्टों में बांटेंगे। पहला लीगल होगा और सेकंड होगा अदर। अगर आप लीगल की बात करोगे तो इसमें मेडिकल आ जाएगा, इंजीनियर आ जाएगा, आर्किटेक्ट आ जाएगा, अकाउंटेंसी आ जाएगी, टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी आ जाएगी, इंटीरियर डेकोरेटर आ जाएगा, अदर नोटिफाइड पर्सन, जिसे सरकार कभी फ्यूचर में क्या कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है। उन्हें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना कंपलसरी है। अगर आप एक मेडिकल हो, मतलब आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप आर्किटेक्ट हो, अकाउंटेंट हो, टेक्निकल कंसल्टेंसी देते हो, इंटीरियर डेकोरेटर हो या फिर अदर नोटिफाइड पर्सन, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना होगा। और साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट एज पर रूल 6FS में अनेबल द AO टू कंप्यूट इस टोटल इनकम। इसका मतलब कहने का है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के साथ साथ कुछ और डॉक्यूमेंट को मेंटेन करके भी चलना पड़ेगा, रूल्स 6F के हिसाब से जो प्रेस्क्राइब किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। इसमें सबसे पहला आता है कैश बुक, दूसरा जर्नल, तीसरा लेजर एंड फोर्थ होता है कार्बन कॉपी ऑफ बिल्स नॉट रिक्वायर्ड इफ लेस देन RS25 ओरिजिन। अगर आप किसी को भी कोई बिल काट के देते हो या स्लिप देते हो जो 20 रुपीज से नीचे की है, तो उसमें क्या करना है, आपको कार्बन कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आता है स्पेशली फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर आप कोनो मेडिकल का काम करते हो तो डेली केस रजिस्टर, आपके पास डेली केस रजिस्टर होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से केस आते हैं। और साथ साथ आपको इन्वेंट्री और ड्रग का मेंटेनेंस करके भी चलना है कि आपने जितने भी ड्रग्स खरीदे हैं उसे आपने कहाँ कहाँ कंज्यूम किया है। तो अगर आप ये आते हो तो इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। सर इम्पोर्टेंट क्या है, द अबव बुक्स ऑफ अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन इफ, ये कह रहा है कि तब मेंटेन करना जब आप इन बातों को फॉलो करोगे। पहला, हिज ग्रॉस रिसीव इन ऑल द 3 प्रीसीडिंग ईयर एक्सीड RS 1,50,000। अगर आपकी किसी भी 3 साल में प्रीसीडिंग, तो उसमें अगर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की आपको रिसीव होती है, क्या होती है, ग्रॉस रिसीव होती है 150,000, 1,50,000, तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को रेडी करना जरूरी है। सेकंड, इफ द न्यू profession is set up in previous year, then it is likely to be exceed of rupees 1,50,000 that previous year। ये कह रहा है अगर आपका पुराना है तो आप 3 साल को लेकर चलोगे, और अगर आपने पिछले साल ही बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये आपको चेक करके चलना है कि आपका टर्नओवर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का है या फिर नहीं। क्लियर। जैसे मान लो सपोजेड 1 अप्रैल को मैंने या फिर 1 अप्रैल को मैंने सोचा यार मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और 31 मार्च को जाके सोचा नहीं यार मेरा तो टर्नओवर कितने से ज्यादा हो गया, 1.5 लाख से ज्यादा हो गया। ऐसा नहीं चलेगा। सरकार ने कहा कि आप जिस दिन भी स्टार्ट करोगे सोच के चलना है कि मेरा बिजनेस
1.5 लाख से ऊपर होगा या फिर नहीं होगा। ये आपको 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर ही पता चल जाएगा। और आपको ऐसा नहीं करना है कि आज पूरे साल काम कर लो, लास्ट में करो यार मैं तो भूल गया, वो नहीं चलेगा। आपको एट द स्टार्टिंग में ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को रेडी करके चलना पड़ेगा। और अगर आप प्रैक्टिशनर्स हो मेडिकल के तो जो जो चीजें बताई हैं वो लेकर चलनी है, ठीक है। अभी कह रहा है कि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या है। अगर आप 19-20 में हो, मतलब 20-21 की बात करें तो 19-20, 18-19 और 17 अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपकी ग्रोथ रिसीव 1,50,000 से ऊपर हो गई तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की आवश्यकता हो जाएगी। क्लियर। इन लोगों को जो आपको कौन हो, मेडिकल हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, अकाउंटेंसी हो, टेक्निकल हो, इंटीरियर डेकोरेटर हो, अदर नोटिफाइड पर्सन जो सरकार फ्यूचर में नोटिफाई करेगी उन सभी को। इसके साथ साथ आपको रूल भी कुछ बताए गए। आपको कैश बुक मेंटेन करके चलनी है, जर्नल मेंटेन करके चलना है, लेजर मेंटेन करके चलना है, कारून कॉपी of bill not required if less than Rs 25 rupees, and especially for the medical practitioner a daily case register and inventory of drug consumption, कितना आप ड्रग को कंज्यूम करते हैं। दूसरा, अगर आप किसी भी 3 साल में कितने रुपए से ज्यादा हो गए, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की रिसीव हो गई, या अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उस केस के अंदर आपको लगता है कि मैं 1.5 लाख रुपए से ऊपर चला जाऊंगा तो मुझे क्या मेंटेन करके चलना है, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके चलना है। पुराने वाले में जो 1.5 लाख है ये तीनों साल का टोटल है? नहीं, तीनों इंडिविजुअल प्रीसीडिंग इंडिविजुअल। लेकिन अगर हम अदर की बात करें, क्या करें हम अदर की बात करें तो मेंटेन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बाय अदर। क्लियर। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, इन द केस ऑफ एनी एसएससी कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन फॉलोइंग केसेस, जिसमें है वेयर द इनकम फ्रॉम सच बिजनेस और प्रोफेशन एज एक्सीड Rs 2,50,000। अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपए से ज्यादा की हो जाती है तब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके चलना है। लेकिन आप कहते हैं नहीं सर मेरी इनकम 2,50,000 रुपए से ज्यादा की नहीं है, तो सरकार ने यहाँ पे एक कंडीशन और डाल दी, इफ टर्नओवर और सेल हैज एक्सीड 25 लाख in any of 3 preceding year or is likely to be exceed 2 lakhs or 25 lakhs during current previous year in case of newly set up business। ये कह रहा है कि अगर आपका बिजनेस पुराना है तो किसी भी 3 साल के टोटल अगर 25 लाख से ज्यादा हो गया, अब इनकम की बात नहीं कर रहे, टर्नओवर की बात कर रहे, या आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया और वो आपका कितने से ज्यादा हो गया, 25 लाख रुपए से ज्यादा हो गया, तो उसमें आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके चलना है। सरकार ने कहा पहले अगर इनकम तुमने कम दिखाई है 2.5 लाख से नीचे तो कोई बात नहीं, और आपका टर्नओवर भी नीचे, तब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप कहते हो मेरी इनकम 2 लाख से नीचे की लेकिन मेरा टर्नओवर कितने से है, 25 लाख से ज्यादा का है, तब आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके चलना है। इसके बाद और भी कंडीशन लिखी, वेयर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस आर डीम्ड टू बी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एसएससी अंडर सेक्शन 44A। सेक्शन 44A बात करता है गुड्स कैरिज की। अगर आप लोग माल को ले जाने और लाने का काम करते हो, आप ट्रांसपोर्ट वाले हो, ठीक है, उसके लिए सरकार ने एक सेपरेटली सेक्शन बना रखा है, सेक्शन 44A, जो बात करता है इसकी गुड्स कैरिज की। इसमें सरकार ने कहा है कि अगर आप एक व्हीकल आपके पास है उसे आप पर मंथ के हिसाब से अपनी 7500 रुपए की इनकम मान लो, अगर आप मान लेते हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कहते हो नहीं सर मुझे 7500 की इनकम होती नहीं एक व्हीकल से पूरे महीने में, तो सरकार ने कोई बात नहीं, अगर नहीं होती तो आप सेक्शन 44AA के हिसाब से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना चालू रखना, ठीक है। दूसरा, अगर आप सेक्शन 44B के अंदर आते हो जो किसका काम करता है, एक्सप्लोरेशन का काम करता है, किसी चीज को निकालने का काम करता है। जैसे हमने अभी कल की क्लास में सीखा था कि कोयल माइन वाला बंदा था कि वो कोयल ढूंढने का, जिंक ढूंढने का, गोल्ड ढूंढने का काम करता था, तो उस केस का अगर आप काम करते तो वो कर सकते हो। नहीं, अगर आप सेक्शन 44BBB के अंदर आते हो जो बात करता है टंकी पावर प्रोजेक्ट फॉर फॉरनर, मान लो कोई विदेशी है जो यहाँ पर इंडिया में आपको पूरा सेटअप बना कर देता है कि बटन दबाओ आपका बिजनेस चालू, तो अगर इस तरह की कोई बिजनेस में लगता है तो भी उसे क्या करना होगा, इन बातों को देखकर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। चले, बाकी चीजें थोड़ी मैं अभी बाद में क्लियर करूंगा, पहले आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख लो, आपका 17 में 2.5 लाख से ऊपर की इनकम होगी और 25 लाख से ज्यादा का टर्नओवर होगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना
पड़ेगा। तो ये आपको होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर कितने से ज्यादा होता है, 25 लाख से ज्यादा होता है, या सेल और इनकम आपकी 2.5 लाख से ज्यादा की होती है, या फिर टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा का होता है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें सेक्शन 44 AA के हिसाब से पहला लीगल था जो मैं आपको बता चुका हूँ। अदर के अंदर पहली कंडीशन है आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा की होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन आपका टर्नओवर कितने से ज्यादा, 25 लाख से ज्यादा का होना चाहिए। और तीसरी होती है सेक्शन 44 AD जो बात करता है प्रेजेंटली इनकम की, जो कहता है कि अगर आपकी सेल कितनी, मान लो अगर आपकी सेल कितनी भी, अगर उसका 8% प्रॉफिट दिखाते हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपना प्रॉफिट 8% से कम दिखाते हो और अगर आप बैंकिंग चैनल के साथ काम करते हो तो 6% से कम दिखाते हो, तो आपको क्या करना, मेंटेन हो जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी हो जाएगा। मान लो मेरा टर्नओवर 60 लाख रुपए और मैं अपना जो प्रॉफिट दिखाता हूँ 3 लाख, जबकि 60 लाख का 8% होता है 4,80,000 रुपए, मैंने उससे कम दिखा दिया, तो मुझे उस केस में क्या करना पड़ेगा, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इसी तरीके से आपका सेक्शन 44 AE आता है जो बात करता है ट्रांसपोर्ट एजेंसी की, जिसे आप कैरिज गुड्स के नाम से जानते। उसमें पर व्हीकल को आपको 7,500 रुपये दिखाना है पर मंथ के हिसाब से। अगर आप नहीं दिखाते तो आपकी क्या माना जाएगा, आपकी उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना कंपलसरी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप प्रोफेशनल्स हो, डॉक्टर्स हो या कोई और हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और अगर आप अपने जो भी बिजनेस करते हैं, जो आप सर्विस देने का काम करते हैं, अगर उसमें से आप 50% अपनी इनकम नहीं मानोगे तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है जो सर्विस सेक्टर होता है उसमें आपका सामान तो कोई लगता नहीं है, जब सामान कोई लगता है तो वो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अगर आप उसे 50% डिक्लेयर कर दो तो इट्स योर इनकम, अदरवाइज वो आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ बोल दिया सेक्शन 44 AD स्मॉल बिजनेस के लिए होता है। सेक्शन 44 EE गुड्स कैरी अप टू 10 ट्रक तक होता है। सेक्शन 44 ADA जो प्रोफेशनल के लिए होता है। सेक्शन 44 जो होता है नॉन रेजिडेंस के लिए होता है। और सेक्शन 44 BB जो बात करता है टंकी पावर प्रोजेक्ट की। तो ये बातों को आपको याद करके चलना। अब हमारा सेक्शन 44 AA खत्म हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है वो सेक्शन 44 AB जो बात करता है टैक्स ऑडिट। ये सेक्शन हमें बताता है कि किन किन केसेस में हमें टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है। सबसे पहले अगर आपका टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 100 लाख रुपए से ज्यादा का हो जाता है, या दूसरे लफ्जों में बोलूं कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाता है, तब आपको अपनी टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। अपनी बैलेंस शीट को सीए के थ्रू वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, अगर आप प्रोफेशन कर रहे हो और आपकी इनकम कितने से ज्यादा है, 50 लाख रुपए से ज्यादा की, तब भी आपको क्या कराना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर आप सेक्शन 44 AD के अंदर आते हो और अपना प्रॉफिट 8% से नीचे दिखाते हो, तब भी आपको उस केस में क्या कराना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी अंडर सेक्शन 44 AB के हिसाब से। और साथ साथ आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा सेक्शन 44 AA के हिसाब से। अगर आप सेक्शन 44 ए के अंदर आते हो जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी की बात करती है, और वो 8,500 रुपए से नीचे का अपना प्रॉफिट दिखाता है, तो उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करनी है और साथ साथ में क्या कराना है, टैक्स ऑडिट भी करवा कर चलना। तो यही बात यहाँ लिखी है कि वेयर अ पर्सन कैरीज ऑन अ बिजनेस एज पर सेक्शन 44 AD एंड क्लेम दैट income from such business is lower than 8% of turnover and 6% only banking transaction। अगर आप अपने टर्नओवर का 8% और अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू कर रहे हो 6% से नीचे दिखाते हो, तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करनी है और साथ साथ के अंदर आपको क्या करना है, टैक्स ऑडिट कराकर भी चलना है, तभी इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एंड हिज इनकम एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स 10। ये कह रहा है ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी इनकम क्या हो, चार्जेबल टैक्स से ज्यादा हो। चार्जेबल टैक्स कितना होता है, 2.5 लाख रुपए होता है। अगर आप कहते हैं नहीं मेरी इनकम तो 3 लाख रुपए है लेकिन मेरा जो प्रॉफिट है वो 8% से कम है, तब ये एप्लीकेबल हो जाएगा, तब आपको उसका अकाउंट मेंटेन करनी होगी और टैक्स ऑडिट करानी। आपने कहा नहीं सर मेरा प्रॉफिट 2.5 लाख से कम है, ठीक है, मेरा प्रॉफिट 2.5 लाख से कम है और 8% की एवरेज निकालेंगे तब भी उससे कम ही आ रहा है, तो भी कोई बात नहीं है, आपको ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है और ना ही आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत है। आइए समझते हैं। यहाँ लिखा ही शैल गेट
इज अकाउंट ऑडिटेड बाय सीए ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, और हम डेट सभी को पता है 30 सितंबर लास्ट डेट होती है अगर आपकी बुक्स ऑडिट होती है तब। मान लो आपका टर्नओवर है 6 लाख रुपए 60 लाख रुपए, इतना है आपका टर्नओवर 60 लाख 60 लाख। रुपए का, और ग्रॉस रिसीव कितने की आपकी 3 लाख रुपए की, ग्रॉस इनकम कितने की 3 लाख। तो अगर हम 8% का 60 लाख का 8% निकालें तो 4,80,000 होता है, और ग्रॉस इनकम की बात करें तो 3 लाख होती है। तो इसका मतलब ये 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का हो गया है। तो इसका मतलब आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा, और साथ साथ सीए से अपनी बुक्स को टैक्स ऑडिट भी करवा कर चलनी पड़ेगी, तभी इस टॉपिक को कर पाओगे, अदरवाइज आप इस टॉपिक को नहीं कर पाओगे। 72 लाख नहीं, वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 2,50,000। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 44 ए बी। कहता है सेक्शन 44 ए बी के अमाउंट को हम बढ़ा देंगे, किसके लिए, सेक्शन 44 ए डी के लिए। अगर आप सेक्शन 44 ए डी के अंदर जाना चाहते हो और अपनी इनकम अपनी टर्नओवर का 8%, और अगर आप बैंकिंग चैनल से कर रहे हो तो 6%, तब आपकी लिमिट 1 करोड़ रुपए ना रखे कितनी कर दी जाएगी, 2 करोड़ रुपए कर दी जाएगी। Does not include company LLP section 44 AD if any person not follow section 44 AD then limit 1 crore। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या फिर आप LLP हो, तब उस केस में आपके लिए सेक्शन 44 AD नहीं है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन की, जो सेक्शन बात करता है सेक्शन 44 AD, जो बात करेगा प्रेजेंटिव इनकम की। ये सेक्शन हमें बताता है कि अगर आप इसके अंदर इन्वॉल्व होते हो तो इसके अंदर कुछ बातें याद रखें। सबसे पहली लाइन में लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू कंटेंट। जब भी इस बात का मतलब या ये सेंटेंस कहीं भी आपको देखने का मिलेगा तो आप समझ जाना कि ये सभी बातों को छोड़ के बोल, ये कह रहा है कि अभी तक आपने 28 से लेकर सेक्शन 43 सी तक जितनी बातें पढ़ी हैं सबको भूल जाओ, सबको भूल जाओ, ये मानो कि ये सेक्शन उन पर एप्लीकेबल नहीं। क्लियर। दूसरा, इन केस ऑफ एनी एलिजिबल एसएससी, ये किसको बेनिफिट मिलेगा, एलिजिबल एसएससी को बेनिफिट मिलेगा। जितनी भी आपकी टर्नओवर है उसका 8% दिखाना है अगर आप नॉन बैंकिंग चैनल के साथ करते हो, और अगर बैंकिंग चैनल के साथ करते हो तो 6%। or a sum higher than claimed to have been earned by the eligible SSC shall be deemed to be in the income under the head PGB। और जो भी इनकम होगी क्या मान ली जाएगी, PGBGP का पार्ट मान लिया जाएगा। सर एलिजिबल इनकम कौन सी होती है, एलिजिबल एसएससी कौन से होते हैं, तो एलिजिबल एसएससी उसमें होते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, बट नॉट कवर एलएलपी और कंपनी। दूसरा, हु हैज नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 AA 80 IA टू 80 RRB तक का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो याद रखना ये जो सेक्शन है सेक्शन 44 AD, इसमें सबसे पहली बात कही है कि आप 28 से लेकर 43 तक के सेक्शनों को फॉलो नहीं करोगे। दूसरा, इनमें एलिजिबल एसएससी को ही बेनिफिट दिया जाएगा। एलिजिबल एसएससी में आपके इंडिविजुअल कवर होंगे, एचयूएफ कवर होंगे, पार्टनरशिप कवर होंगी, बट डज नॉट इंक्लूड है एलएलपी एंड प्राइवेट लिमिटेड। साथ साथ जितनी भी आपकी टर्नओवर होगी उसका आपको 8% दिखाना है अगर आप नॉन बैंकिंग चैनल से, और अगर आप बैंकिंग चैनल से हैं तो उस केस में आपको 6% अपने टॉपिक को कवर करके चलना है। चलो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसी में ही आगे चलते हैं। एलिजिबल बिजनेस, एनी बिजनेस, कोई बिजनेस हो सकता है एक्सेप्ट बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरीड एज पर सेक्शन 44 ए। जब जिसके लिए सेक्शन अलग बना रखा है उसको तो उसके साथ जोड़ेंगे नहीं ना, उसके लिए सेक्शन 44 ए बना रखा है तो उसको कवर नहीं करेंगे। हुज टर्नओवर, हुज टोटल टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीव डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। This section does not apply a person carrying or profession as per section 44A। अगर कोई section 44A के अंदर आता है तो ये सेक्शन उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। साथ साथ अगर आप क्या करते हो, आप कमीशन और ब्रोकरेज से आपकी इनकम होती है तब इस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। और साथ साथ अगर आप कोई कैरिंग एजेंसी चलाते हैं तब भी आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। कंसिक्वेंसेस की बात की जाए तो ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 to 38 including depreciation shall be deemed to have been allowed।
ये कह रहा है कि आपको ट्रीटमेंट जैसा आपने करना है वैसा ही करो, आपको जैसे डिडक्शन लेनी है वैसे डिडक्शन लो, लेकिन आपको जो इनकम मानी जाएगी इनकम टैक्स के हिसाब से वो आपके टर्नओवर का 8% माननी है। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हो मैं तो ये सेक्शन ले लूंगा तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, एग्री विद, लेकिन आपको अपनी साइड बाय साइड डेप्रिसिएशन का भी ट्रीटमेंट करके चलना है। अपनी बुक्स में से या अपनी बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी कम करनी है। ऐसा नहीं कि आप इस सेक्शन में आ जाओगे तो आप डेप्रिसिएशन का क्लेम नहीं लोगे, नहीं, सरकार ने कहा ऐसा नहीं होगा। आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करनी है। सेक्शन 80 टू सेक्शन 80 डी देख के सारे डिडक्शन लेने हैं, क्या करने हैं? सारे डिडक्शन लेने हैं। लेकिन इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपकी सेल का 8%। आप ये सोच रहे हो कि हमने 8% अपनी इनकम दिखा देंगे, उसमें से खर्चे माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। नहीं, सरकार ने कहा जो 8% है ना, जो तुमने नेट प्रॉफिट निकाला अपना, उससे कंपेयर करके चलना। मतलब कि आपकी सेल का 8%, उसमें ये मान लेंगे कि हमने आपको सारे खर्चों का बेनिफिट दे दिया, जैसे आपकी सैलरी, बोनस, कमीशन, फेस्टिवल एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, सब उन सब का बेनिफिट दे दिया जाए। ऐसा नहीं है कि तुम कहो मुझे 8% प्रॉफिट भी मैं डिक्लेयर करता हूँ, उसके बाद मुझे खर्चों का बेनिफिट दे दो, तो सरकार को क्या फायदा होगा सेक्शन को लगने का? तो इस बात को सरकार ने वहाँ पर क्लियर कर दिया। अभी तो हम पहले बुक्स ऑफ अकाउंट में सारे खर्चे वगैरह सब डाल देते हैं, उसके बाद हम सारी चीजें जनरेट करते हैं, लास्ट में नहीं, हम खर्चे सब कुछ खर्चे जनरेट कर लेंगे, हमारा प्रॉफिट भी निकल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट 15,000 है, 50,000 है या 6 लाख है। लेकिन हम अगर सेक्शन 44 AD के अंदर जाएंगे तो अपनी सेल का 8% लेंगे। वो तुम्हारे हिसाब से जो भी है वो तुम बनाओ अपने हिसाब से, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से हम कितना दिखा देंगे? आपके इनकम का, आपकी सेल का 8%। आप चाहे वो आपके प्रोफेशन से इनकम होती हो, चाहे वो आपसे गुड से इनकम होती हो। चलें आगे, चलें। इम्पोर्टेंट लिखा है, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द असेट यूज फॉर द पर्पस ऑफ सच बिजनेस शैल बी कैलकुलेट एज इफ द डेप्रिसिएशन हैज बीन एक्चुअली अलाउड। वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे आप नॉर्मल केस में करते हो। इसके बाद इंपॉर्टेंट नोट, एलिजिबल एसेट्स इज रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स। आप सभी को पता होता है कि अगर किसी की इनकम 10,000 रुपए से ज्यादा की होती है, वो हर क्वार्टर अपना एडवांस टैक्स पे करता है। जैसे पहला क्वार्टर होता है 15 जून, सेकंड क्वार्टर होता है 15 सितंबर, थर्ड क्वार्टर होता है 15 दिसंबर, और फोर्थ क्वार्टर होता है आपका 15 मार्च। लेकिन अगर आप सेक्शन 44 AD के अंदर आते हो तो उस केस में आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ओनली वन शॉट में आपको 15 मार्च को आपको क्या करना पड़ेगा? एडवांस टैक्स पे करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस बात को समझ में आ गया? लिखा है एलिजिबल एसएससी रिक्वायर्ड टू पे advance tax, however he is not required to pay advance tax in an installment. He has to pay whole advance tax in one go on or before 15 March of the financial year. Clear? ये मेरे को समझ में आया, किसको एडवांस टैक्स देना होता है? कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम 10,00,000 रुपए से ज्यादा का टैक्स बनता है। मान लो आपकी इनकम आपने डिक्लेयर करी 5.5 लाख, 5.5 लाख का टैक्स अप्रोक्सीमेट बन जाता है 15,000 रुपए का। तो आपकी टोटल टैक्स की इनकम कितनी, टैक्स कितना बना? 15,000 रुपए। और सरकार ने कहा किसी का भी टैक्स अगर 10,000 रुपए से ज्यादा का बनता है तो उसे अपना एडवांस टैक्स पे करके चलना पड़ेगा। मतलब ये मानना पड़ेगा कि अगर अभी फाइनेंशियल 22-23 चल रहा है तो मैंने अप्रैल, मई, जून में इतना पैसा कमा लिया है, इसका 15% मुझे क्या करना है? एडवांस टैक्स देना। जैसा, हाँ, 15%। फिर ऐसे सितंबर में 45% अपनी इनकम का, दिसंबर में 75% इनकम का, और मार्च में 100% इनकम का क्या करना है? एडवांस टैक्स पे करके चलना। और अगर आपने कि हम एट द एंड ही सारा टैक्स जमा करा नहीं, फिर आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी अंडर सेक्शन 234 FE के हिसाब से, तो फिर आपके ऊपर काफी बन जाता है। इसलिए जो बड़ी बड़ी इनकम होती है जिनकी, वो हर साल अपना एडवांस टैक्स पे करके चलते, नहीं तो उनके ऊपर कम से कम 10-12 हजार रुपए का एडवांस टैक्स बन जाता है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यही सेक्शन को कुछ और कर देती है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि जब मेरे इनकम कम है तो मैं सेक्शन 44 AD के अंदर आ जाऊंगा, और जब मेरी इनकम इससे ज्यादा हो जाएगी तो मैं इसे लीव कर जाऊंगा, या फिर जब इनकम ज्यादा है तो सेक्शन 44 AD में आ जाऊंगा, जब इनकम कम है तो मैं नॉर्मल सेक्शन में चला जाऊंगा। सरकार ने साफ साफ लिख दिया, या वेयर एनी एलिजिबल एसएससी declare profit for any previous year accordance with the section 44 AD के हिसाब से, and he declare profit for any of 5 year relevant to
the previous year succeeding such revision not in accordance with the provision section 44 AD। ये कह रहा है कि अगर आपने किसी साल सेक्शन 44 AD को ऑप्ट कर लिया तो आने वाले रेलिवेंट 5 सालों में जो नेक्स्ट आएंगे उसके अंदर भी आपको सेक्शन 44 AD को फॉलो करके चलना है। लेकिन अगर आपने किसी एक साल इस सेक्शन को ऑप्ट नहीं किया और आप सेक्शन 44 डबल ए के हिसाब में चले जाते हो या सेक्शन 44 ए बी के हिसाब से आकर अपनी टैक्स ऑडिट करवाते हो तो आने वाले 5 सालों तक इसका आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये सेक्शन बहुत ज्यादा ही हार्म है और ध्यान से इसको लेकर चलना है। मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि कोई भी एसएससी अगर जो एलिजिबल है, एलिजिबल में इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप बट डज नॉट इंक्लूड एलएलपी और कंपनी। अगर आप सेक्शन 44 एडी के अंदर आते हो, क्या करते हो, सेक्शन 44 एडी के अंदर आते हो तो जिस साल आप इसको ऑप्ट करोगे उससे आने वाले 5 सालों तक इसका आपको क्या लेकर चलना है, बेनिफिट लेकर चलना। और अगर आपने किसी भी साल अपना प्रॉफिट या फिर अपनी सेल का 8% से नीचे दिखा दिया तो ये सेक्शन आपको नेक्स्ट 5 सालों तक नहीं मिलेगी। तो इस बातों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन 44 AD एलिजिबल 5। एनी एलिजिबल एसएसटी हु सेक्शन 44 AD अप्लाई एंड हु total income exceed the maximum amount not chargeable to tax shall be required to maintain books of account as per section 44 AB and he get them audited as per section 44 E। मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई नहीं फॉलो करता उसको 8% से नीचे दिखाता है तो कॉमन सी बात है उसको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके चलना होगा और साथ साथ अपनी टैक्स ऑडिट भी करवाकर चलनी। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट सेक्शन आता है वो बात करता है सेक्शन 44 ए जो बात करता है ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन बिजनेस। अगर कोई भी गुड्स कैरिज का काम करता है, माल को ले जाने या लाने का काम करता है, अब चाहे वो पैसेंजर हो सकते हैं चाहे माल की डिस्पैच का काम हो सकता है, तो उसके पास अगर मिनिमम 10 ट्रक्स हैं तब ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। और अपने हर ट्रक का उसको क्या करना है, 7,500 रुपए पर मंथ इनकम मान के चलना है। और पार्ट ऑफ द मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब है अगर आपने 31 मार्च को या 31 मई को कोई ट्रक परचेज किया है तो भी उसे पूरा मंथ के साथ ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 31 मई को किया है तो हम उसे मंथ नहीं मानेंगे। सरकार ने यहाँ वर्ड बोल दिया कि 7,500 रुपए पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, अगर आपने 11 महीने 2 दिन यूज किया सरकार तब भी उसे 12 महीने मानेगी। तो गुड्स कैरिज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर द इनकम शैल बी डीम, जहां भी डीम वर्ड आता है तो मानी गई इनकम होता है, टू बी ₹7,500 पर व्हीकल फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द month during which such goods vehicle is owned by SSC in previous year or such higher sum as declared in the return of income by the SSC। क्लियर। दूसरा, any SSC who is profession of a goods carriage whether taken on hire purchase or a installment and for which the whole or part of the amount payable is still due shall be deemed to be the owner of such goods or carriage। ये कह रहा है कि अगर मैंने कोई ट्रक हायर रेट पर खरीदा है, मैंने आपको बताया था हायर का मतलब होता है कि आप उसे इंस्टॉलमेंट में पैसा पे कर दो। कई बार हमारे पास पैसे होते नहीं, हम कहते हैं कि तू हमारी ईएमआई बना दे या आप हमें लोन दे दो, हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। आप भी एक्चुअल में उसके क्या कहलाते हो, ओनर कहलाते हो। तो उस केस में भी क्या माना जाएगा, उसको ओनर माना जाएगा और उसे क्या कर सकता है, वो 7,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से या फिर पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से उसे अपनी डीम इनकम मान सकता है। कंसेक्वेंसेस की बात करें तो ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 to 38 इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अलाउड। कॉमन सी बात है, जैसे सेक्शन 44 एडी में बोला था, सेक्शन 44 एई के अंदर भी वही बात बोली कि आपको सेम ट्रीटमेंट करना है, सेक्शन 30 to 38 तक के सारे ट्रीटमेंट को फॉलो करना, डेप्रिसिएशन भी वैसे ही क्लेम करना जैसे आप नॉर्मली डेप्रिसिएशन क्लेम करते जा रहे हो। साथ साथ डेप्रिसिएशन जो लोगे वो कौन से लोगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के थ्रू लोगे। कौन से मेथड के थ्रू लोगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के थ्रू आप क्या लेकर चलोगे, अपना डेप्रिसिएशन लेकर चलोगे। थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारी बात करता है किसकी, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 44 AA and section 44 AB the gross receipt or the income from the
बिजनेस इज कवर्ड बाय द सेक्शन 44 एट शैल बी एक्सक्लूड। ये कह रहा है कि अगर आपने क्या किया कि अपने 7,500 रुपए से प्रॉफिट को कम दिखा दिया, तो उस केस में आपको पता है कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को भी मेंटेन करना पड़ेगा और साथ साथ क्या कराना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट भी करवा कर चलना पड़ेगा। और इसके बाद हमारा जो लास्ट सेक्शन आता है वो बात करता है सेक्शन 44 ADA, जो बात करता है प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम फॉर द पर्सन हैविंग इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशन के रूप में कोई इनकम करता है तो उस पर यह सेक्शन को एप्लीकेबल किया जाएगा, और अगर उसका टर्नओवर 50 लाख रुपए से नीचे का है और तो उसे अपनी 50% को क्या मानना पड़ेगा, इनकम मानना पड़ेगा, और उस पर क्या देना पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। इस केस में ना ही उसको बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी करने की रिक्वायरमेंट होगी और ना ही सेक्शन 44 AB के हिसाब से टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन अगर वो किसी भी साल अपने इस 50% से नीचे भी प्रॉफिट को दिखाता है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उसे सेक्शन 44 AA के हिसाब से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को भी मेंटेन करना पड़ेगा और साथ साथ उसे क्या करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट करवा कर चलना पड़ेगा। और वही बात है यहाँ पर सेम लिखी हुई है कि सेक्शन 30 to 38 को फॉलो करना है, डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू के थ्रू अलाउ किया जाएगा। तो इस बातों को आपको ध्यान में रखना है। और अब हम बात कर लेते हैं पूरे चैप्टर के निचोड़ की। क्लियर? सबसे पहले हमने आपको बताया सेक्शन 44 डबल ए के हिसाब से। सबसे पहले इसमें सर्टेन प्रोफेशन थे। सर्टेन प्रोफेशन में आपको बता दिया, लीगल हो गया था, आपका आर्किटेक्ट हो गया था, डॉक्टर हो गया था, अकाउंटेंसी हो गया था, टेक्निकल सर्विस हो गया था, और एज पर नोटिफाइड पर्सन जिसे सरकार क्या करेगी, नोटिफाई करेगी, वो सेक्शन 44 डबल ए के हिसाब से कवर किया जाएगा। सेकंड में अदर में हमने कवर किया था कि किसी की इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की है, या सेकंड में उसकी इनकम कितनी है, टर्नओवर कितना, उसका टर्नओवर 25 लाख रुपए से ज़्यादा का है, तब उसको क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 44 AD के अंदर आता है लेकिन वो किसी भी एक साल में इस सेक्शन को फॉलो नहीं करता, तो उस हिसाब से उसे क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 44 डबल ए के हिसाब से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर कोई सेक्शन 44 AB के अंदर आता है और उसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है, और अगर प्रोफेशन है तो 50 लाख से ज़्यादा का है, तो उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट कराना पड़ेगा बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। साथ साथ अगर वो सेक्शन 44 AD के रूल 4 को फॉलो नहीं करता तो उसे सेक्शन 44 AB के हिसाब से क्या करानी पड़ेगी, टैक्स ऑडिट भी करानी पड़ेगी। क्लियर? अगर हम सेक्शन 44 AD की बात करें तो ये बात करता है प्रेजेंटिव इनकम की। इसके अंदर लिखा था नॉट स्टैंडिंग विद कंटेंट सेक्शन 28 टू सेक्शन 43, कि हम इसमें सेक्शन 48 से लेकर सेक्शन 43 तक का कोई बेनिफिट नहीं देंगे। इसमें बेनिफिट मिलेगा आपके एलिजिबल एसएससी को। एलिजिबल एसएससी आपके कौन होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप। जो भी आपका टर्नओवर होगा उसका 8% आपको अपनी इनकम ट्रीट करना है, अगर आपकी नॉन बैंकिंग चैनल के थ्रू काम होता है, और अगर आपका बैंकिंग चैनल के थ्रू काम होता है तो 6%। अगर आप किसी साल सेक्शन 44 AD के रोल 4 का वायलेशन करते हैं तो उस केस में आपको सेक्शन 44 डबल ए के हिसाब से बुक्स ऑफ ऑडिट करानी पड़ेगी, और साथ साथ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेक्शन 44 AE की, तो अगर आप ट्रांसपोर्ट कैरिज करते हो या माल लाने ले जाने का काम करते हो, आपके पास चाहे हायर बाइक बिग व्हीकल है या फिर आपके स्मॉल व्हीकल है, तो आपको 7,500 रुपये पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ अपनी क्या माननी पड़ेगी, इनकम मान के चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेक्शन 44 AD के हिसाब से आते हो तो ओनली अप्लाई प्रोफेशन, किस पे अप्लाई होगा, ओनली प्रोफेशन पे अप्लाई होगा। उसे क्या करना पड़ेगा, 50% डीम योर टोटल इनकम मानकर चलना पड़ेगा। तो ये आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। क्लियर? तो ये आज का हमारा सेक्शन था जिसके अंदर आज हमने आपके साथ बहुत बड़े टॉपिक को कवर किया। आप कह सकते हैं कि आपने ऐसे पार्ट को आज कवर किया है जिसकी मदद से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं सेक्शन 44 AD के हिसाब से फाइल करते रहते हैं। कुछ केसेस में तो ठीक है, लेकिन हर केसेस के अंदर ठीक नहीं रहता। तो बस आप इन रूलों को अपने माइंड में रख लो और इसी के हिसाब से अपनी ITR को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज हमारा एंड होता है PGBP का, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे कैपिटल गेन।